साल 2021 में मध्य प्रदेश में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसमें एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों की बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। उस समय इस जघन्य हत्याकांड का शोर पूरे देश में गूंजने लगा। हत्यारों ने हत्या करने के बाद जिस तरह से लाशों को ठिकाने लगाने की कहानी जब लोगों के सामने आई तो लोग हैरान रह गए। इस कहानी के अंदर पता चलेगा कि कैसे एक आदिवासी गरीब लड़की का एक अमीर लड़के से प्यार करना पूरे परिवार का मौत का कारण बना। जानेंगे आज की वीडियो में इस दर्दनाक कहानी के बारे में। दरअसल 17 मई 2021 की बात है। मध्य प्रदेश के जिला देवास के नेमावर पुलिस स्टेशन में नीतू नाम की एक आदिवासी महिला रोती हुई वहां के पुलिस कर्मचारियों से गुहार लगा रही थी कि 13 मई 2021 से उनकी 15 वर्षीय बेटी पूजा और 14 वर्षीय बेटा पवन लापता है। इस आदिवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपने बच्चों को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की पर उन्हें बच्चे नहीं मिले। नीतू ने बताया कि मुझे शक है कि मेरी बहन रूपाली ने ही मेरे बच्चों को गायब किया है। 2 बच्चों के अपहरण की शिकायत दर्ज कर देवास पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और बच्चों को ढूंढने की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। जांच करते हुए पुलिस रूपाली के घर पहुंच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। जब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जिस रूपाली पर बच्चों का अपहरण करने का शक था उनका पूरा परिवार 13 मई 2021 से लापता है। पुलिस का शक नीतू की बहन रूपाली पर और ज्यादा गहरा गया, लेकिन पुलिस को ये भी डर सता रहा था कि कहीं उन मासूम बच्चों के साथ रूपाली कोई अनहोनी वारदात ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ नीतू की बड़ी बहन भारती और भाई संतोष जो कि पीतमपुरा में नौकरी करते थे। कई दिनों से परिवार का फोन ना मिलने की वजह से भारती और उसके भाई संतोष बहुत परेशान थे। उनके दिल में ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो परिवार में से कोई भी सदस्य उनका फोन नहीं उठा रहा है। भारती का शक तब और ज्यादा बढ़ गया जब पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर पर कई दिनों से ताला लगा हुआ है और परिवार का कोई भी सदस्य घर पर कई दिनों से मौजूद नहीं है। पड़ोसियों की यह बात सुनकर भारती और संतोष तुरंत देवास के नेमावर अपने घर पहुंच गए। वहीं पर इनकी मुलाकात नीतू से हुई। इसी दौरान संतोष और भारती को पता चला कि नीतू का बेटा पवन और पूजा भी गायब है। इसके बाद भारती, संतोष और नीतू अपने जानकार एक लोकल नेता और बजरंग दल से जुड़े हुए सुरेंद्र सिंह राजपूत को साथ लेकर नेमावर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पूरे परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस की पूछताछ के दौरान भारती ने बताया कि उनके पिता मोहनलाल इंदौर में मजदूरी का काम करते हैं। वहीं मां ममता बाई कास्ते, 2 बहन रूपाली और दिव्य और तीसरी बहन नीतू की बेटी पूजा और भाई पवन नेमावर बस स्टैंड के पास किराए के एक मकान में रहते हैं। भारती ने बताया कि 13 मई की रात मां ममता से उसकी फोन पर बात हुई। तब परिवार के सभी सदस्य घर पर ही थे, लेकिन 17 मई को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। संतोष ने पुलिस को बताया कि इस बीच रूपाली ने अपने फोन से कई बार मैसेज किए जिनमें लिखा था कि हम लोग ठीक हैं और सुरक्षित हैं। परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी कर नेमावर पुलिस के सामने इस केस को लेकर कई अजीब और चौंकाने वाले सवाल थे। आखिरकार एक परिवार के पूरे सदस्य अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? सवाल दूसरा ये भी था कि यदि पूरा परिवार एक साथ कहीं पर चला गया हो तो वे फोन करके बता भी सकते हैं, उन्हें मैसेज करने की क्या जरूरत है? वही सवाल ये भी था कि परिवार में से नीतू अपने बच्चों को गायब कराने का आरोप रूपाली पर लगा रही थी। आखिरकार रूपाली ने किस वजह से 2 मासूम बच्चों का अपहरण किया होगा? फिर सवाल ये भी था कि यदि रूपाली ने ही 2 बच्चों का अपहरण किया है तो उसकी बहन और माँ कहाँ पर है? इन्हीं सवालों के साथ देवास पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस ने रूपाली को खोजना शुरू किया, क्योंकि रूपाली के मिल जाने से पुलिस और परिवार के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकता था और इस केस का खुलासा हो सकता था। पुलिस ने सबसे पहले रूपाली के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। रूपाली के मोबाइल की लोकेशन लगातार बदल रही थी। इसी दौरान रूपाली के मोबाइल से सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज भी पोस्ट किए जा रहे थे। इस तरह से इस केस की उलझी हुई गुत्थी को समझने में देवास पुलिस को कई दिन लग गए। नेमावर पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। लोकल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और आसपास के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग नेमावर पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे।
क्योंकि यह मामला एक आदिवासी और पिछड़ी जाति परिवार के सदस्यों का गायब होने का था। इस तरह से नेमावर पुलिस को इस केस की जांच पड़ताल करते हुए कई दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई और लापता हुए परिवार के सदस्यों के बारे में पूछताछ के लिए पीड़ित परिवार के सदस्य संतोष के साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत भी पुलिस स्टेशन में आया करता था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि लोकल नेता होने के कारण पीड़ित परिवार को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पूछताछ के लिए लगातार सुरेंद्र सिंह राजपूत नेमावर पुलिस स्टेशन आने की वजह से पुलिस को उस पर शक होने लगा। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र सिंह राजपूत के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर कर वे सुरेंद्र और रूपाली को एक साथ देखा करते थे। पुलिस का शक सुरेंद्र पर और बढ़ गया, पर सुरेंद्र बजरंग दल के सदस्य के साथ उस क्षेत्र में बीजेपी का एक लोकल नेता था, इसीलिए पुलिस उसे बगैर सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। नेमावर पुलिस ने तुरंत सुरेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल से एकदम साफ हो गया कि सुरेंद्र और रूपाली के बीच कई सालों से लगातार बात हो रही है। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र सिंह चौहान को पूछताछ के लिए नेमावर पुलिस स्टेशन बुला लिया। शुरुआती पूछताछ में सुरेंद्र पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने 5 लोगों की हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद अपहरण से शुरू हुआ ये केस एक जघन्य हत्याकांड में बदल गया। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि करीब 4 साल पहले रूपाली के परिवार के बीच उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। जान पहचान के दौरान ही रूपाली और सुरेंद्र एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस प्यार के दौरान ही उनके बीच में करीब 4 साल तक जिस्मानी संबंध भी बने। उन्होंने सेक्स और हवस का हर वो खेल खेला जिससे ये लोग अपने शरीर की सेक्स और हवस की भूख मिटा सकते थे। इसी दौरान रूपाली ने हरदा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया और हरदा में ही एक किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद तो ये दोनों उस मकान के अंदर पति पत्नी की तरह रहने लगे, क्योंकि रूपाली ने अपने मकान मालिक से सुरेंद्र का परिचय अपने पति के रूप में किया था। इस बीच सुरेंद्र ने रूपाली से शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन साल 2021 में सुरेंद्र सिंह की शादी माता पिता ने कहीं और तय कर दी। जब ये बात रूपाली को पता चली तो उसने सुरेंद्र से ये शादी तोड़ने के लिए कहा और रूपाली ने सुरेंद्र से कहा कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इस पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि उन दोनों की कास्ट अलग है और समाज और मेरा परिवार इस शादी को कभी नहीं होने देंगे। गुस्से में आकर रूपाली ने कहा कि जब तुम मेरे साथ सेक्स संबंध बना रहे थे और प्यार का झूठा नाटक कर रहे थे तो तब तुम्हें कास्ट की बात याद नहीं आई। इस तरह से इन दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। इसी के चलते सुरेंद्र ने रूपाली से मिलना जुलना बंद कर दिया। परेशान रूपाली ने अपने और सुरेंद्र राजपूत के लव अफेयर के बारे में परिवार के सभी सदस्यों को बता दिया। जब माता पिता ने सुरेंद्र और रूपाली की शादी के बारे में सुरेंद्र से बात की तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। 11 मई 2021 को सुरेंद्र सिंह राजपूत का जन्मदिन था। उस दौरान उसने अपने दोस्तों के साथ रूपाली को भी जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया। पार्टी के दौरान शादी की बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच रूपाली ने उसके मंगेतर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस बात से सुरेंद्र भड़क गया क्योंकि उसे डर सता रहा था कि रूपाली उसकी सगाई तोड़ने की साजिश रच रही है। शादी में रोड़ा बनने की वजह से सुरेंद्र ने रूपाली को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 13 मई 2021 को सुरेंद्र ने रूपाली को फोन करके झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया। रूपाली अपने भांजे पवन के साथ सुरेंद्र से मिलने के लिए चली गई। इस दौरान वहां पर सुरेंद्र के कई दोस्त भी मौजूद थे। सुरेंद्र के दोस्तों ने पवन को बातों में उलझाए रखा। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र और रूपाली के बीच आपसी झगड़े को लेकर बातचीत हो रही थी। सुरेंद्र के बार बार समझाने पर भी रूपाली मानने को तैयार नहीं थी। गुस्साई सुरेंद्र ने रूपाली का गला घोटना शुरू कर दिया। रूपाली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस सुरेंद्र पर उसने अपने जिस्म से लेकर अपनी मान मर्यादा को न्यौछावर कर दिया था, आज वही उसे मौत के हवाले कर रहा है।
रूपाली की आंखों में न जाने ऐसे हजारों सवाल थे, पर सुरेंद्र पर आज हैवानियत सवार थी और उसने बड़ी दरिंदगी से रूपाली का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। अभी तो हैवानियत का नंगा नाच खेलना बाकी था। इसके बाद 14 वर्षीय पवन से सुरेंद्र ने कहा कि पता नहीं रूपाली को क्या हो गया है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है, और पवन को रूपाली के परिवार के सदस्यों को बुलाने के लिए भेज दिया। तुरंत रूपाली की मां 45 वर्षीय ममता और 14 वर्षीय दिव्या और पूजा सुरेंद्र सिंह चौहान के खेत पर पहुंच गए। इन्होंने रूपाली को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उस समय रूपाली की मौत हो चुकी थी। बेटी की मौत देखकर मां ममता सहम गई और जमीन पर धड़म से गिर गई। वही बहन दिव्या रूपाली को बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूपाली को तो यमराज बनकर सुरेंद्र ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद सुरेंद्र और उसके दोस्तों ने रूपाली की मां ममता का गला घोटना शुरू कर दिया, लेकिन ममता तो अपनी बेटी रूपाली की लाश को देखकर पहले ही मर चुकी थी और इन दरिंदों ने ममता को भी गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। मासूम दिव्या, पूजा और पवन ने अपने आप को बचाने के लिए इन दरिंदों से भागने की कोशिश की, परंतु उनकी ये सब कोशिशें नाकाम रही। इन दरिंदों ने मिलकर उन मासूम बच्चों को भी बड़ी भयानक तरीके से गला घोटकर मौत के हवाले कर दिया। इन सभी की हत्या करने के बाद सुरेंद्र और उसके दोस्तों ने खेत के करीब बने 8 से 10 फुट गहरे गड्ढे में इन लाशों को डाल दिया और ऊपर से खेत में डालने वाले यूरिया खाद डालकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। सुरेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने जेसीबी द्वारा उस गड्ढे की खुदाई की और उन 5 लाशों को बाहर निकाला। नेमावर पुलिस को लाशों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इन हत्यारों ने हत्या करने से पहले इन लाशों के साथ बलात्कार किया होगा। इसके बाद पुलिस ने आदिवासी परिवार की 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र सिंह चौहान समेत इस जघन्य हत्याकांड में शामिल उसके दोस्त मनोज कोरकू, विवेक तिवारी, वीरेंद्र राजपूत, करण कोरकू, राजकुमार 30 जून 2021 को विभिन्न धाराओं के तहत 363, 302, 306, 364, 376 XN के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जिन आरोपियों ने इस घटना में सुरेंद्र सिंह चौहान की मदद की थी। मदद करने वाले आरोपी राकेश निमोड़ा, धर्मेंद्र और अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन परिवार में इकलौती बची बेटी भारती ने मध्य प्रदेश पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल किए। उनका मानना था कि इन हत्यारों को बचाने के पीछे भाजपा विधायक आशीष शर्मा का हाथ है और इस केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग जोर शोर पकड़ रही थी। नेमावर में इस जघन्य हत्याकांड में पीड़ित पक्ष आदिवासी परिवार था। इसी के चलते गोंडावन गणतंत्र पार्टी और जेस ने भी नेमावर में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने इस केस की जांच करते हुए सुरेंद्र सिंह और रूपाली के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली। करीब 3 घंटों की कॉल रिकॉर्डिंग ने यह साबित कर दिया कि सुरेंद्र सिंह राजपूत और उसके साथियों ने प्लान बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। करीब 45 दिन चली इस केस की जांच के बाद सीबीआई ने विभिन्न धाराओं के तहत इस केस के सारे सबूतों को अदालत को सौंप दिया। सीबीआई ने भाजपा विधायक आशीष शर्मा पर लगाए गए आरोपों की भी जांच की, लेकिन उसमें विधायक की कोई भी भूमिका नजर नहीं आई। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे